गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का पहला कोर चैप्टर, दैट इज़ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने सॉलिड स्टेट से ही क्यों स्टार्ट किया, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते थे, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, है ना। तो सॉलिड स्टेट ही क्यों? तो बेटा देखो, इसके क्या है ना, 3 कारण हैं, मेन कारण 3 हैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने के। पहला कारण ये है कि अभी अभी क्या है, बहुत से बच्चे एनरोल कर ही रहे हैं इस कोर्स को, ठीक है, और आज से हमारा जो है पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे बाद में एनरोल करेंगे, मतलब 3 दिन 4 दिन या 5 दिन बाद आएंगे, तो हो सकता है उनका काफ़ी पोर्शन क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो अगर मैं मेन आपका थर्मोडायनामिक्स या किसी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक से स्टार्ट करता, तो उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेसिक है, बेस है, वो उनको क्लियर नहीं हो पाता। और फिर क्या होता, फिर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको बड़े ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको देखोगे, अगर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, तो यहाँ पे आपको फाउंडेशन, जो बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में एक आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब अगर आपने सॉलिड स्टेट मान लीजिए नहीं भी पढ़ा या आपका छूट भी गया, लेट से आपने इसको स्किप भी कर दिया, तो बाकी चैप्टर का इस पर ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक्स में और क्वांटम में ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जो कोर कंसेप्ट हैं वो आपके काइनेटिक्स में भी लगते हैं, क्वांटम में भी लगते हैं, वो इवन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी लगते हैं। तो अगर आपके 3-4 दिन ऑर्गेनिक थर्मोडायनेमिक्स के या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं, तो वो आपको फिर आगे पिकअप करने में दिक्कत आती। तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि अभी चल ही रहे हैं बच्चे, आपको तो पता ही है ना, बच्चे क्या होते हैं, कोई 100 के बच्चे आते हैं, आज आया, कल आया, परसों आया। तो हमने भी ये सोचा कि चलो भाई, क्या है ना, बच्चों का मतलब एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जिसमें आने वाले जो बच्चे हैं, जो बेसिकली ऐड हो रहे हैं इस ग्रुप में, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये एक चैप्टर ऐसा है, हाँ डेफिनेटली आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिल जाएगी आपको, है ना, आपके पास अवेलेबल रहेगी। पर बात क्या होती है कि अगर आप जैसे डे 1 से, जैसे जो बच्चे डे 1 से एनरोल हुए हैं, तो वो एक सिंक में चलते हैं। अब आने वाले बच्चों को अगर वो डायरेक्टली बीच से 3rd क्लास का, मान लीजिए कल 2 दिन बाद कोई आया, 3 दिन बाद कोई आया, तो बीच में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के हैं और कोई बच्चा बीच में आता है, तो उसे थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आएगा, बहुत दिक्कत आएगी उसको समझने में। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा सा स्किप भी कर दो, सोचो कि यार चलो अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप उसको आराम से कर सकते हो। इसका बाकी चैप्टर से ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो पहला कारण तो ये था सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने का, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण था ये कि सॉलिड स्टेट ऐसा नहीं है कि हम बस इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टार्ट करना है, आने वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, तो हम ऐसे कोई भी एक रैंडम चैप्टर उठा रहे हैं, नहीं। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CSI या नेट और गेट का। इसमें से हर साल, हर सेशन कम से कम 2 या 3 सवाल सॉलिड स्टेट के आते ही आते हैं। एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। तो 6 से 8 मार्क्स के लिए बेसिकली इस टाइप के सवाल आपके सॉलिड स्टेट से पूछे जा सकते हैं, जो कि बेहद आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं। हाई स्कोरिंग इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें, ऐसा जिसमें ऑर्गेनिक के जैसे कोई मैकेनिज्म नहीं होती। सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, थ्योरेटिकल सवाल होते हैं। आपको अगर इसका आंसर पता है, लॉजिक पता है, तो आप क्लियरली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट ही है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण बेटा ये है कि क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है मैच का, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलोगे तो बोलोगे कि नहीं मैं तो सीधा फाइनल के दिन ही बैटिंग करूंगा। पहले आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, जिसे हम कहते हैं बेसिकली, अगर आपको याद हो, स्पोर्ट्स की भाषा में कहते हैं वार्म अप, है ना। तो पहले आप, जैसे एरोप्लेन भी जब फ्लाइट लेता है, तो ऐसा नहीं कि इंजन स्टार्ट हुआ सीधे उड़ गया, वो पहले धीरे 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 चलता है ना। रनवे पे चलेगा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे स्पीड बढ़ते बढ़ते वो क्या करेगा? टेक ऑफ कर जाएगा। यही तरीका होता है। तो ऐसे ही हम डायरेक्टली नहीं चाह रहे थे कि आपको सीधे थर्मोडायनेमिक्स से इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब सीधे हवा में उड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? सीधे हवा में उड़ गए तो गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले आप थोड़ा वार्म अप कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि जैसे सॉलिड स्टेट से करोगे तो धीरे धीरे आपको, है ना। अब आपके लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप अगर हमारे से जुड़े हो, अगर आप हमारा कोर्स परचेज़ करते हो या अगर आपने हमारा कोर्स परचेज़ कर लिया है, तो बेसिकली बेटा क्या है ना, ये एक लंबा सफ़र है। लंबा सफ़र का मतलब अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने का है, और अगर गेट के लिए कर रहे हो तो 1 साल का है। तो छोटा सफ़र नहीं बेटा, ये बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है। तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं एकदम से स्टार्ट कर दूंगा ऐसे हैवी चैप्टर से, है ना, तो क्या होगा, आप शुरू से डे 1 से पैनिक मोड पे आ जाओगे, वो मैं नहीं चाहता।
ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है, लंबा सफ़र है, आराम से कटे और फाइनल मतलब तो हमको डेस्टिनेशन में पहुँचने का है। तो अगर आपका माइंड उस पेस के साथ एक्यूमुलेटाइज करेगा, मतलब उसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? देखिए, सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है, दूसरा आइसोलेटेड टॉपिक है, मतलब इसका बाकी किसी चैप्टर से ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा ऑर्गेनिक में देखो जो मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, है ना, उसका कंसेप्ट कुछ लगने वाला है। तो अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी आपको ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तीसरा, हाई स्कोरिंग मार्क्स है, 6 से 8 मार्क्स के सवाल आते ही आते हैं इसमें सॉलिड स्टेट में, भी आपको पता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं वार्म अप के लिए। ठीक है, तो सफ़र है, आराम से इसको करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़े हो तो रेस्ट एश्योर आपका सिलेबस पूरा 100% कवर करा के दिया जाएगा। वी आर नॉट लाइक ये ना कि एक टॉपिक को हम 1 महीने में कराएं और फिर बाकी टॉपिक के लिए जल्दी फटाफट, है ना, भगा दें। वो भगाने वाला काम वो मेरे जीन्स में नहीं बेटा। तो भगाने वाला काम तो भगाना तो मुझे आता ही नहीं है। तो जिस पेस से आपका टॉपिक थर्मोडायनामिक्स चलेगा उसी पेज से बाकी सारे टॉपिक चलेंगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज। अब ऐसा नहीं बेटा क्वांटम आपका ज़्यादा चलेगा क्योंकि उसका जो वेटेज ज़्यादा है। अब पॉलीमर में अगर उतना ही पढ़ाऊँ जितना कि क्वांटम पढ़ाता हूँ तो आप खुद सोचो क्या मतलब है। पॉलीमर से 1 सवाल आएगा, क्वांटम से और ग्रुप थ्योरी से 8 से 10 सवाल आते हैं। तो वेटेज के हिसाब से उसको हर टॉपिक को उतना ही समय दिया जाएगा, कोई भगा के नहीं होगा। डेली आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स दी जाएगी, है ना, वर्कबुक दी जाएगी। वो कल्चर वर्कबुक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे डेमो लेक्चर्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको वॉच कर लीजिए कि अगर आप हमारे इस कोर्स में एनरोल करते हो तो बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी, वर्कबुक रहेगा, असाइनमेंट्स रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें तो रहेंगी। इसके साथ अगर आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके चलते हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन को रोक सके। बशर्ते सबसे पहली चीज़ आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, मैं आपको कितना ही कन्विंस करने की कोशिश करूं आप नहीं होगे। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो अभी आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार आपने फीस पे कर दी है ना, तो आप लॉक हो गए हो। हमारा इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्टली 7 days नो क्वेश्चन आस्क फुल मनी रिफंड पॉलिसी पे बिलीव करता है। अगर आप एनरोलमेंट के विदिन 7 days अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपका कंप्लीट मनी, आपका कंप्लीट पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। वी हैव स्ट्रिक्ट 7 days नो क्वेश्चन आस्क, 100% मनी बैक गारंटी। ठीक है, तो बी रेस्ट एश्योर कि वी आर नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट। एक बार आपका पैसा आ गया अब आप जब आपका काम लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बेटा अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो है ना, आपका पैसा लेके हम क्या करेंगे। और हमको तो मतलब बेटा सिलेक्शन से, हमको तो मतलब सिलेक्शन से है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपका पैसा ले लें और आपको ये टेंशन हो कि यार एक बार हमने पैसा जमा कर दिया फिर हम फंस गए। फंसने जैसा फीलिंग आपकी नहीं, हाँ फंसने जैसी फीलिंग आ सकती है कि यार हम इतनी अच्छी जगह कैसे फंस गए, है ना, मतलब वो चीज़ आ सकती है कि हाँ यार, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, फंसने में भी अपना एक अलग आनंद होता है। तो वो चीज़ है। तो बाकी चीज़ों से आप है ना बेफिक्र रहो, आप कहीं मतलब उस चीज़ में दिमाग मत लगाओ कि यार अच्छा नहीं हुआ। तो आप आराम से 7 days का डेमो लेक्चर्स लो, है ना, आप लो, नहीं भी लो आप हमारे इस कोर्स के साथ बिल्कुल पेस पे चलो। नहीं समझ में आता, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है, 7 days के अंदर अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हो 100% आपको बिना सवाल पूछे, बिना परेशान किए, बिना स्पैम किए आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दैट इज़ आवर इंस्टीट्यूट पॉलिसी। ठीक है, तो वो तो कोई एक इशू है नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हमारा किस पेज से चलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम धीरे धीरे पहले सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव स्लोली टुवर्ड द बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन केमिकल थर्मोडायनामिक्स, है ना, ऐसे इस तरीके से हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पूरा कोर्स आपको 100% कंप्लीट कराया जाएगा, वर्कबुक्स दी जाएंगी, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, नो लास्ट मिनट रश कोई ऐसा नहीं है। 3.5 से 4 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा और फिर आपके जो है टेस्ट सीरीज़ होगी, फुल एंड टेस्ट सीरीज़, और आपके हर वीक हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद एक वीकली टेस्ट सीरीज़ होगी जो आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मोटा तौर पे मैंने आपको बताया है। हालांकि जब आप एनरोल होगे तो आपको एक डिटेल शेड्यूल दिया जाएगा, डिटेल डेडलाइन दी जाएगी, टाइमलाइन दिया जाएगा, और आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से चल रहा है, या आपका जो प्रोग्रेस है किस तरीके से जा रहा है। तो आप बिल्कुल रहोगे कि अच्छा आज हमारा ये कोर्स होना चाहिए था, आज हम कहाँ पे हैं। तो बेसिकली हम आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं कि हम टाइम पे चल रहे हैं, वो चीज़ भी आप मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो जो हमारा पहला टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर सॉलिड्स, है ना। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि अगर हम परिभाषा दें सॉलिड्स की, डिफाइन करें सॉलिड्स की, तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सॉलिड्स आर डिफाइंड एज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, है ना, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बोलोगे सर ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बता रहे हैं। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस, है ना। सिंपल डेफिनेशन सिंगल लाइन के ना, तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं चीज़ों को। व्हाट आर सॉलिड्स, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। अब इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट करना है और थोड़ा सही करना है, तो हम कह सकते हैं रेगुलर, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। हाँ, बाकी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर कॉल्ड एज सॉलिड्स, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में या जिन सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट 3D स्पेस में पाया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड। अच्छा, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ये आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये आपके आयंस हो सकते हैं, ठीक है, और या ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। जनरली एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आयंस का एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है 3D स्पेस में, उनको हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सॉलिड को ब्रॉडली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिक्र मत कीजिए, इन सब के नोट्स आपको मिलेंगे, आप बस पूरा फोकस अपने यहाँ पे समझने पे लगाइए, ठीक है। आप लिखने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हाँ, आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो साथ में आप कर सकते हो, लेकिन है ना वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट हाँ, मतलब मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जैसे इसमें पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप मान के देखो, आप ये मान के मत चलो कि आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आप ये मान के चलो कि आप लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हो। जब आप ऐसे मान के चलोगे, जब आपको ऐसे फील करके चलोगे, तब ये आएगा। नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा यार ऑनलाइन है, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे ऑफलाइन में बैठते हो, आप सोचो कि टीचर आपके सामने ही है, वैसे ही जैसे प्रॉपर नोट्स बनाते हो वैसे बनाओ। हालांकि आपको स्टडी मटेरियल मैंने आपको कहा है कि आपको मिल लेगा, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली वैसी ही की वैसी रिटर्न फॉर्म में विद थ्योरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप पूरा फोकस पहले समझने में लगाइए, और जो चीज़ आपको लगती है इंपॉर्टेंट वो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने मेन नोट्स में, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, एमोर्फस सॉलिड। अब इनमें क्या अंतर होता है, तो इनमें बहुत सारे अंतर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक अंतर को देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, एक कॉलम बना लीजिए, ठीक। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कॉलम बना लीजिए, ठीक। ये पहला जो डिफरेंस है वो है, जैसे आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। तो बेसिकली मैंने जो आपको डेफिनेशन दी थी ना ऊपर सॉलिड की, वो किसकी दी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही दी थी। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस, ठीक है। और एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस में हमेशा क्या होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन हैमर्ड मतलब अगर हम इनको हथौड़ा मारें, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, इनको अगर हम हथौड़ा मारें तो क्या होगा, तो अगर मान लीजिए सॉलिड है उसको हम हथौड़ा मारते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक कर जाएंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। और ज़्यादा हैमर के मतलब आप इसको क्या करो, इतना मारो कि वो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑलमोस्ट पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। और उस पाउडर का एक पार्टिकल उठा के देखो, तो जो उस पार्टिकल का शेप, साइज, डायमेंशन होगा, वैसा शेप, साइज, डायमेंशन हर पार्टिकल का होगा उस पाउडर में। मतलब क्या होता है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हैमर्ड कर दें इनटू द स्मॉलेस्ट पीसेस लाइक पाउडर फॉर्म में, तो उस पाउडर का हर पार्टिकल क्या होगा, आइडेंटिकल होगा टू पाउडर। देन ईच पार्टिकल will be identical,
जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, दे वैसे ही इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, दे फॉर्म स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा। और क्या अंतर है? अच्छा, इनके दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या ऐसा कह सकते हैं, शार्प का मतलब होता है दे हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेल डिफाइंड मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होते हैं, जैसे NaCl। अब आपको पता है NaCl एक सॉलिड है, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन है, एक फिक्स वैल्यू है। जबकि क्या होगा, दे हैव अ रेंज ऑफ दे हैव अ रेंज ऑफ MP एंड BP। रेंज का मतलब क्या होता है? जिससे सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एमॉर्फस सॉलिड का होता है प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो मेल्ट कर जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताओ इस प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो क्या आप मुझे एग्जैक्टली वो टेम्परेचर बता पाओगे जब ये प्लास्टिक एग्जैक्टली उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई है? नहीं। क्यों? प्लास्टिक पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट तो होनी होगी, वो एक मेल्ट होगी। और जब आप उसको हीट कर रहे होगे तो धीरे धीरे क्या कर रही होगी, मेल्ट कर रही होगी। तो ये बताना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा या ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा कि किस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो क्या की है, मेल्ट की है। हाँ, आप मोटा मोटा तौर पे बोल सकते हो कि इस टेम्परेचर रेंज के 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 डिग्री के बीच में ये क्या कर रही होगी, मेल्ट कर रही होगी। तो इसलिए हम कहते हैं दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के डायरेक्शन में, है ना। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, ये डिपेंड करती हैं कि पार्टिकल का अरेंजमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको एक और एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो देखो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक रेगुलर अरेंजमेंट हम यहाँ बना रहे हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। ऐसे समझ लो, ये छोटा पार्टिकल समझ लो। अब है ना, थोड़ा सा करने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो मैं उसको ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बस जस्ट आपको बताने के लिए, ठीक है। हो सकता है इसमें टाइम लगे तो मैं थोड़ा सा स्किप कर दूँ। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। मुझे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाना है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। समझ में आ रहा है? आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है। तो देखिए, आपको एक परफेक्ट अरेंजमेंट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियरली आपको दिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए, मैं अगर ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन लेता हूँ, ये वाला, तो आप देख रहे हो इसमें जो है ब्लैक डॉट्स है। क्यों? अब देखिए सॉलिड में क्या होता है, मान लीजिए जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है, कैटायन होता है और कैनायन होता है। बेसिक अगर आपको आइडिया होगा बॉन्डिंग का, तो जो कैटायन होता है वो छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो जो छोटा है, जो ब्लैक सर्कल से किया है, इसको आप कैटायन मान सकते हो, और जो ब्लू सर्कल जो बड़े साइज़ के हैं उनको आप एनायन मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि एक NaCl की लैटिस है, तो यहाँ पे जो आपके ये वाले हैं, ये क्या है आपके एनायन Cl माइनस, और जो छोटे सर्कल हैं उनको आप क्या मान सकते हो, उनको आप कैटायन मान सकते हो। तो आप देखो, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लूँ जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें क्लियरली आपको क्या दिख रहे हैं,
कैटायंस दिख रहे हैं सोडियम आयन। तो इसका मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में आपको सिर्फ क्या दिखेंगे, कैटायन दिखेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला डायरेक्शन देखोगे, देखो बेटा ये वाला, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, अल्टरनेट एनायंस और कैटायंस दिख रहे हैं। पहले एनायन दिख रहा है, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। और इस डायरेक्शन में देखोगे तो केवल क्या दिख रहे हैं, एनायन दिख रहे हैं, तो सॉरी कैटायन दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है 3D स्पेस में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल्स अलग अलग आ रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी, जैसे ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रॉपर्टी शो करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी शो, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे, सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। और ये जो होंगे, ये क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। तो ये क्या होंगे, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होगा, क्योंकि अब इनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो जो सारा अरेंजमेंट दिखेगा वो क्या दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा। आइडेंटिकल इन द सेंस मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी चेक कर लो, आपको सेम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक आपको पता है इंसुलेटर होता है ना, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओगे तो इंसुलेटर होगा और जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया कंडक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। इनको जो बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स। इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है। एक्चुअली सॉलिड की डेफिनेशन ही है। और इनको क्या कहा जाता है, अब इनको मत बोलना दे आर कॉल्ड एज फॉल्स सॉलिड, है ना। हमेशा बच्चों जैसा वो है ना, बचपन में हम करते थे ना, कॉलम बना के जब डिफरेंस लिखते थे, तो दिस आर गुड कंडक्टर, दिस आर बैड कंडक्टर, दिस विल शो, दिस विल नॉट शो, ऐसा नहीं है। दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड एंड दे आर कॉल्ड एज सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, बट बेटर नाम इनका सीडो सॉलिड नहीं है। दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जिनको हमने क्या कर दिया, सुपर कूल कर दिया। तो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो स्लोली क्या करता है, फ्लो करता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ग्लास, है ना, ये एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी BRTS की बसेस में ट्रैवल किया हो, जो रोडवेज की बसेस होती है, सरकारी बसेस, तो उनमें जो गेट होते हैं, है ना, जैसे है ना, आजकल आपने देखा होगा ना बसेस में वो गेट लगते हैं ग्लास के, जो जैसे आप चढ़ते हो तो खुल जाते हैं और फिर उसके बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वो आपने देखा होगा, जो कुछ टाइम बाद नीचे से, ऊपर से तो बिल्कुल आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, नीचे से क्या होता है, वो थोड़ा सा गैप आ जाता है उनमें, वो है ना पूरी तरीके से लॉक नहीं होते। क्यों, वो होगा क्या, ग्लास होता है, ग्लास एक किसका एग्जाम्पल है, ग्लास आपका एमॉर्फस सॉलिड का। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा किसकी तरफ, नीचे। तो बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जब वो धीरे धीरे फ्लो करेगा तो नीचे का पार्ट क्या होगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। और आपने अपने घर के ग्लास में भी देखा होगा, तो क्या आपको जो कांच का ग्लास है वो बिल्कुल सेम दिखता है, नहीं, उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, बॉटम क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है, थिक होता है। दैट इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस, देयर कूलिंग कर्व आर जिगजैग। कूलिंग कर्व इनके, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए कूलिंग कर्व क्या होता है। कूलिंग कर्व का मतलब जो हम किसी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। तो इनका जो कूलिंग कर्व होगा वो जिगजैग आता है। जिगजैग कैसे आता है, देखिए आपको पता है, जैसे से आप टेम्परेचर कम करोगे, है ना, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, सॉलिड में, या वाइस वर्सा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, क्योंकि हम कूलिंग कर्व डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसका जो कूलिंग कर्व आता है ना बेटा, वो कुछ ऐसा आता है, जिगजैग, ये वाला। आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा कर्व सॉलिड का होगा, कौन सा लिक्विड का होगा। तो आपको पता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो फिर ये लाइन क्या है, ये है बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है समझिए ध्यान से,
जब आप लिक्विड को ठंडा कर रहे होते हो तो लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, सॉलिड में। तो टेम्परेचर कम हो रहा है, अभी भी ये लिक्विड में है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे वाटर है तो उसके लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस पॉइंट पे अब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, सॉलिड में। तो ये वो समय है जब ये लिक्विड किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सॉलिड में। लेकिन इस टाइम के दौरान इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जितने समय में ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा उस समय इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर वाटर है तो जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक बार ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड से कम्प्लीटली किस में, सॉलिड में, फिर आप टेम्परेचर कम करते जाओ तो डायरेक्टली सॉलिड का भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब इसके फिजिकल स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका कूलिंग कर्व होता है। तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये कहलाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और ये मैंने आपको कहा था फिक्स होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा सॉलिड में। जबकि आप एमोर्फस सॉलिड का अगर आप क्या देखोगे, कूलिंग कर्व, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस कूलिंग कर्व होता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। क्यों, आप ठंडा करे जा रहे हो, कब लिक्विड सॉलिड में चला गया, कब सॉलिड से लिक्विड में चला गया, आपको नहीं पता चलेगा, है ना। क्योंकि ये क्या शो करते हैं, रेंज शो करते हैं, है ना। इसलिए क्लियर है ये पॉइंट, आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें बस एक बात किस कह रही थी, एग्जाम्पल्स की। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। जितने भी आयनिक सॉलिड हैं सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। एमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो जैसे हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिक, सिलिका, ग्लास, टैल्क, पाउडर एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एमोर्फस सॉलिड के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो इतने आप देखिए पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस शो करता है किसमें, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको डिफरेंस समझ में आया होगा किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स में। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के रख लीजिए, है ना, इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये छोटी क्लास है, ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी क्लास है। जनरली हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो आपको मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 1 आवर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, स्टार्टिंग क्लास थी। तो बेसिकली हमने आज एक तरीके से कहते हैं ना वार्म अप जिसे हम कह रहे हैं, तो ना यहाँ पे अगर सीधा 1 घंटे की इनिंग्स खेल लेंगे तो आपकी बॉडी, देखो आप लोगों ने अगर कभी स्पोर्ट्स खेला हो, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला है ना, या फुटबॉल नहीं खेला है ना, और आपका मन है, आपको आता है, तो कभी बचपन में खेला होगा और आपने मान लो 8-10 साल से क्रिकेट खेला ही नहीं है और एकदम से जाके आप बॉलिंग या बैटिंग करने लगोगे तो क्या होगा, जब आप खेल के आओगे तो आपके हाथ पैर दुखने लगेंगे बुरी तरीके से, है ना। क्यों, आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं, यूज़ नहीं है। तो इसलिए अभी हम डायरेक्ट, ये चीज़ सेम चीज़ जिम में भी होती है। अगर आप डायरेक्टली जिम में जाके क्या करोगे, 10-10 किलो के, है ना, वेट लिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा, दूसरे दिन बोल जाओगे, फिर दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं होगी क्योंकि आपका दर्द इतना ज़्यादा होगा, फिर आपको वो आगे ले जाने के लिए क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो वो चीज़ नहीं चाह रहा है, तो इसलिए अब आधे घंटे का है तो बहुत हल्का फुल्का, है ना, रिवीजन किया है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम पूरा फुल 1 आवर का करेंगे, क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते ना कि, है ना, एक हफ्ते तक हम आधा घंटा करें, कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो ये जस्ट वार्म अप था, आप प्रिपेयर रहिए फिजिकली भी और मेंटली भी। तो इस तरीके से, तो किस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा, है ना, किस तरीके से स्पेस में जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये चीज़ें, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही, है ना, पूरा थ्रू आउट ये सेशन ऐसे चलने वाला है। हर वीडियो आपका ऑलमोस्ट 50 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 घंटे 10 मिनट, मतलब ऑन एन एवरेज 1-1 घंटे का होगा। 3 से 3.5 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा, है ना, विद है ना इक्वल एम्फेसिस टू ऑल द टॉपिक्स। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक पे भगाया नहीं जाएगा, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात की गारंटी है, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, बार बार मैं नहीं बताना चाह रहा कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर
होल्डिंग योर मनी बैक, है ना। वी हैव स्टेट 7 days नो क्वेश्चन आस्क मनी बैक गारंटी, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो अगर 7 दिन में यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन इज अवर मेन पर्पस, कि आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि आप ही की सक्सेस में एक्चुअली मैं समझूंगा कि मेरी सक्सेस, आपका JRF क्वालिफाई होगा तो एक तरीके से मैं समझूंगा मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। तो जितनी मेहनत मैं खुद के JRF को क्वालिफाई करने के लिए लगाऊंगा, मैं उतनी ही मेहनत करूंगा कि आपका भी उसी इंटेंसिटी के साथ JRF क्वालिफाई हो सके, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा एक तरीके से कहना चाहिए, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, कि एक तरीके से कहना चाहिए गोल समझ लो, है ना, एक तरीके से आई एम नॉट एबल टू नो कि मैं क्या, उस चीज़ का एक वर्ड होता है ना, वो चीज़ समझ नहीं आ रही, पर आप, है ना, भावनाएं समझ गए ना, वो इम्पोर्टेंट है। कि आप ये मत समझो कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझो कि मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आपका हमारा ये जो सफ़र है 6 महीने का, ये तभी खत्म होगा जब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रिपेयर होके आइएगा, है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ के आने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करो, जितना दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो। आज क्योंकि पहले ही इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसके लिए आज के लिए तो कोई असाइनमेंट और शीट्स नहीं मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस शीट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वर्कबुक भी मैं आपके इसमें पोर्टल में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।